नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड अवसर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आज हम देखेंगे 1 और 2 मई के करंट अफेयर्स जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप किए बिना ही इसे देखिएगा, जिससे कहीं से भी कोई भी पॉइंट आपके लिए अधूरा ना रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला न्यूज़ जो है हमें मिला है अंतरिक्ष और आईटी विषय से। तो चलिए हम देखते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाली। अब क्या है ये पूरा मामला, इसे जानते हैं। ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में नासा के वैज्ञानिकों ने एक निर्वात वातावरण में कृत्रिम चंद्र मिट्टी से ऑक्सीजन निकाली है। इसे सिमुलेटेड भी कहते हैं। यह चंद्रमा पर उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा और चंद्रमा पर मनुष्यों की दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करने में मदद करेगा। इस सोच से चांद की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने लायक हवा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। निकाली गई ऑक्सीजन को परिवहन के लिए प्रणोदक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और यह आगे अंतरिक्ष अन्वेषण में मदद कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ था ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में नासा के वैज्ञानिकों ने ये शोध किया है। ठीक है, आगे इसके बारे में, यह तकनीक प्रतिवर्ष अपने वजन से कई गुना अधिक ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता रखती है। यह परीक्षण नासा की कार्बोथर्मल रिडक्शन डिमॉन्स्ट्रेशन CRD कार्बोथर्मल रिडक्शन डिमॉन्स्ट्रेशन CRD टीम द्वारा डर्टी थर्मल वैक्यूम चैम्बर में किया गया। वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा सांद्रक से गर्मी प्राप्त करने के लिए एक उच्च शक्ति वाले लेजर का उपयोग किया और एक कार्बोथर्मल रिएक्टर के भीतर चंद्र मिट्टी सिमुलेंट को पिघलाया। ठीक है, मतलब ये इसकी विधि बताई जा रही है कि ये कैसे हुआ। तो वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा सांद्रक से गर्मी प्राप्त करने के लिए एक उच्च शक्ति वाले लेजर का उपयोग किया और एक कार्बोथर्मल रिएक्टर के भीतर चंद्र मिट्टी सिमुलेंट को पिघला दिया। वैज्ञानिकों ने साबित किया कि CARD रिएक्टर चंद्र सतह पर जीवित रहेगा और सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकालेगा। अब अगला जो न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय समाचार, यानी कि राष्ट्रीय मुद्दे से आया है और यह इसका हेडलाइन है, PM मोदी ने 30 अप्रैल को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को संबोधित किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि PM के कार्यक्रम जो है मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे हुए। तो उसमें ये बताया गया है कि PM नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 100वीं एपिसोड में टिप्पणी की प्रसारण ने 2014 में दिल्ली आने के बाद महसूस किए गए खालीपन को भर दिया और वह करोड़ों भारतीयों से जुड़े और लोगों से कभी कटे नहीं। मतलब एक प्रकार से जो लोगों से, आम जनता से जो मोदी जी की, PM की जो कनेक्टिविटी थी वो इस जरिए पूरी हुई। किस जरिए? मन की बात के जरिए। ठीक है, मन की बात 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये चीज़ें आ सकती हैं आपके लिए। तो मन की बात 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। महिलाओं, युवाओं और किसानों जैसे कई सामाजिक समूहों को संबोधित करते हुए यह कार्यक्रम सरकार के नागरिक पहुँच कार्यक्रम का एक प्रमुख स्तंभ बन गया। 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा मन की बात फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तो, फारसी, दारी और स्वाहिली सहित 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित की जाती है। तो ये आप लोग के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि ये किन किन 22 भारतीय भाषाओं और उसके साथ 29 बोलियों के अलावा फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तो, फारसी, दारी और स्वाहिली सहित 11 विदेशी भाषाओं में प्रस्तुत की जाती है। अब है इसके आगे, मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी के 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों द्वारा किया गया। IIM रोहतक ने एक सर्वे में पाया कि 100 करोड़ लोगों ने मन की बात सुनी और दावा किया कि 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात सुनते हैं। सरकार ने 100वें एपिसोड के प्रसारण के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात आ गई कि सरकार ने 100वें एपिसोड के प्रसारण के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया। सिक्के के आगे वाले हिस्से के बीच में अशोक स्तंभ का सिंह स्तंभ शीर्ष है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो यदि आपको कभी क्वेश्चन के विकल्प में दिया हो कि 100 रुपये का स्मारक सिक्का कहाँ जारी हुआ, कैसे जारी हुआ, तो उसमें आप ये बातों को ध्यान रख सकते हैं कि मोदी जी के
कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड पूरा होने के उपलक्ष्य पे 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, जिसके आगे जिसमें बीचों बीच अशोक स्तंभ का सिंह स्तंभ शीर्ष है और जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है। और अगला जो न्यूज़ हेडिंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। तो ये आ जाते हैं महत्वपूर्ण दिवस जो कि मई के महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनमें से एक है। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यह हर साल दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। तो 1 मई को मनाया जाता है और श्रमिकों के योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 1 मई 1886 को अमेरिका का मजदूर वर्ग एक साथ आया और एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1889 में सेकेंड इंटरनेशनल, एक समाजवादी और श्रमिक दलों के विश्वव्यापी संगठन ने हेमाकेट की घटना को मनाने और श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि श्रमिक दिवस क्यों मनाया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। इसे मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मई दिवस की अलग अलग देशों में उत्पत्ति की अलग अलग कहानियाँ हैं। हालांकि सभी देशों में आम विषय मजदूर वर्ग के खिलाफ शोषण है। 1 मई 1923 को भारत में पहला मई दिवस हिंदुस्तान की लेबर फार्मर्स पार्टी द्वारा मद्रास में मनाया गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भारत में पहला मई दिवस हिंदुस्तान की लेबर फार्मर्स पार्टी द्वारा 1 मई 1923 को मनाया गया। यह भी पहली बार था कि लाल झंडे को भारत में मजदूर दिवस के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण दिवस के रूप में एक और महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने आई है जो कि है गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई 2023 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। गुजरात ने अपना 63वां स्थापना दिवस 1 मई 2023 को गुजरात गौरव दिवस के रूप में मनाया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में जामनगर में स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। आयोजन के दौरान महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद गुजरात का गठन किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कब गुजरात का गठन किया गया, तो 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद गुजरात बना। और इस दौरान यानी कि जब 63वां स्थापना दिवस जो 1 मई 2023 को मनाया जा रहा था, तब महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण इस दिन किया गया। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र ने भी अपना 63वां स्थापना दिवस महाराष्ट्र दिन के रूप में मनाया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मराठी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग के लिए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू किया गया था। उन्होंने राज्य में विशेष स्वास्थ्य योजना और शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रों का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम ने राज्य के भीतर 75 टूर पैकेज भी लॉन्च किए। 1960 में संसद द्वारा बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद महाराष्ट्र का गठन किया गया था। तो यहाँ पर गुजरात के गठन और महाराष्ट्र के गठन से कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो पॉइंट इसमें दिए गए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो समाचार है वो राष्ट्रीय समाचार होगा, जो कि ट्राई ने फर्जी प्रमोशनल कॉल और एसएमएस को लेकर नए दिशा निर्देशों की घोषणा की। ग्राहकों को फर्जी प्रमोशनल कॉल और एसएमएस को लेकर ट्राई का नया नियम 1 मई से प्रभावी हो गया, यानी कि 1 मई से लागू हो गया। ट्राई ने 1 मई से टेलीकॉम कंपनियों को फर्जी कॉल और एसएमएस रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पैम फिल्टर लगाने का निर्देश दिया। नए नियम के तहत टेलीकॉम रेगुलेटर को कॉलर आईडी फंक्शन में कॉलर का नाम और तस्वीर शामिल करने का निर्देश दिया गया है। टेलीकॉम कंपनियां भारती एयरटेल और रिलायंस जियो की ओर से एआई फिल्टर सेवा बहुत जल्द लॉन्च की जाएगी। ठीक है। यह दैनिक आधार पर अवांछित स्पैम कॉल और एसएमएस से ग्राहकों को बड़ी राहत देगा। ट्राई टेलीकॉम ऑपरेटर्स से 10 डिजिट के नंबर पर प्रमोशनल कॉल बंद करने की मांग कर रहा है। ट्राई कॉलर आईडी फीचर लाने पर भी विचार कर रहा है, जो मोबाइल फ़ोन पर
कॉलर की तस्वीर और नाम प्रदर्शित करेगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना 1997 में भारत में दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी। पीडी वाघेला ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आपको छोटी सी और एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है कि 1997 में ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना हुई और वर्तमान में वाघेले पीडी वाघेले ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष है। और हमारा अगला जो समाचार है वो है रिपोर्ट और सूचकांक या रैंकिंग के विषय पर। इसमें दिया गया है कि WEF की एक रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक 83 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF दोस्तों, जो भी हमारे पास जो रिपोर्ट या सूचकांक या रैंकिंग आती है वो आपको जानना बहुत ही आवश्यक हो या ज़रूरी होता है। ये इसे ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार मल्टी चॉइस क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी जाती है। यूपीएससी और पीएससी के कई परीक्षाओं में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये चीज़ें देखने को मिली है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट में दुनिया भर में अगले 5 साल में नौकरियों से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ज्ञात लगभग 1/4 नौकरियां 2027 तक समाप्त हो जाएगी। यह दर्शाता है कि 2027 तक नई 69 मिलियन नौकरियां सृजित होंगी जबकि 83 मिलियन समाप्त हो जाएंगी। इस दौरान 1.4 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। यह रिपोर्ट 45 देशों में 803 कंपनियों पर किए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित है। अध्ययन के लिए कंपनियों में मौजूदा 673 नौकरियों पर विचार किया गया। रिपोर्ट बताती है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियां AI और मशीन लर्निंग विशेषज्ञों, सस्टेनेबिलिटी विशेषज्ञों, बिजनेस इंटेलिजेंस विश्लेषकों और सूचना सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए उपलब्ध होगी। शिक्षा, कृषि और डिजिटल वाणिज्य के क्षेत्र में नौकरी में वृद्धि देखी जाएगी। बिग डाटा विशेषज्ञ, AI मशीन लर्निंग विशेषज्ञ और साइबर सुरक्षा पेशेवरों के 2027 तक औसतन 30% तक बढ़ने की उम्मीद है। बैंक टेलर, कैशियर और डेटा एंट्री क्लर्क की नौकरियों में सबसे तेजी से गिरावट आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार हरित परिवर्तन, ESG मानक और आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्थानीयकरण नौकरी में वृद्धि के प्रमुख चालक होंगे। यह अनुशंसा करता है कि सरकारों और व्यवसायों को शिक्षा और पुनर्कौशल के माध्यम से नौकरियों के बदलाव में निवेश करना चाहिए। 2027 से पहले 10 में से लगभग 6 कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, लेकिन वर्तमान में केवल आधे कर्मचारियों के पास ही पर्याप्त प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध है। अब आगे जो खबर है वो है PM मोदी द्वारा स्वराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक लॉन्च की गई। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकती है, MCQ इसमें से बन सकते हैं क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय जो हमारे प्रधानमंत्री है राष्ट्रीय उनके द्वारा जो पुस्तक और लेखक का जो विमोचन होता है इसे हमें हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो PM मोदी द्वारा स्वराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक लॉन्च की गई। अब क्या है इसमें, PM ने स्वराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह के दौरान पुस्तक का विमोचन किया। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल ने पुस्तक की रचना की है। पुस्तक सौराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच संबंधों को चिन्हित करती है। यह रामेश्वरम और सोमनाथ के 2 पवित्र स्थानों के शुभ संगम की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन 17 से 26 अप्रैल तक सोमनाथ में किया गया था। अगला करेंट अफेयर्स है 28 अप्रैल को मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक पुस्तक रिफ्लेक्शंस का विमोचन भी किया गया, जो कि इसका विषय भी पुस्तक और लेखक से ही आएगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रख्यात बैंकर नारायणन वाघुल ने इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक भारत के वित्तीय परिदृश्य के वाघुल के अनुभव का एक ज्वलंत विवरण प्रस्तुत करता है। सीतारमण जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर वाघुल के विचारों और दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जो भारत के लिए प्रासंगिक और मूल्यवान बना रहेगा क्योंकि अधिक महिलाएं वित्तीय सेवाओं में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगी। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय समाचार से है। पाकिस्तान एशिया में ADB ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। 2022 में पाकिस्तान एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा
वित्त पोषित कार्यक्रमों परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। एडीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पाकिस्तान ने 40 देशों को कुल 31.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण में से 5.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त किया। पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और उसे बैंक से 2.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती धनराशि प्राप्त हुई। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पाकिस्तान विनाशकारी बाढ़ से भी प्रभावित हुआ था, जिसमें 1700 से अधिक लोग मारे गए थे। इससे आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सूखे और आकस्मिक बाढ़ ने अफगानिस्तान में खाद्य असुरक्षा को बढ़ा दिया। इसके मद्देनज़र जरूरी सामानों के दाम बढ़ गए। रिपोर्ट के अनुसार एडीबी ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में उभरते और चल रहे संकटों पर समय से प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान 1966 में एशियाई विकास बैंक एडीबी के संस्थापक सदस्यों में से एक था। एडीबी ने शहरी परिवहन में सुधार के लिए भारत को ऋण प्रदान किया है। एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान पे रखनी है कि एडीबी ने शहरी परिवहन में सुधार के लिए भारत को भी ऋण प्रदान किया है। दूसरी बात, एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। और अगली हमारी ये हेडलाइन है, सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो कि जिसका विषय हमारा बनेगा राष्ट्रीय नियुक्ति से। ठीक है, तो सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को 29 जून 2024 तक एलआईसी के नियमित अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसे बताइएगा कि 29 जून 2024 तक नियुक्त है। और कब नियुक्ति की गई, तो इस तिथि के बाद मोहंती 7 जून 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि अभी तो वो नियुक्ति होने के बाद 29 जून 2024 तक नियमित अध्यक्ष के रूप में नियुक्त रहेंगे। उसके बाद 7 जून 2025 के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। मार्च 2023 में मोहंती ने 3 महीने की अवधि के लिए एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में भी एमआर कुमार की जगह ली थी। मई 2022 में एलआईसी की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में केंद्र ने 20,560 करोड़ रुपए जुटाए थे। यह देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। ठीक है, अब जरा सा जान लेते जीवन बीमा निगम क्या है। तो एलआईसी जीवन बीमा निगम का जीवन बीमा निगम का गठन सितंबर 1956 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका नारा है योगक्षम वहाव्यम, आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थे सेल्फ मेड अफसर के इस सेशन में डेली करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है और इससे कई प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसे आप कृपया वीडियो को पूरा देखें और इसे अच्छे से पढ़ें। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे, यूज़फुल रहे, तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें। और इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर्स न्यूज़, डेली करंट अफेयर्स क्यूज़ और जीके, जीएस, यूपीएससी, पीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे चैनल सेल्फ मेड अफसर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।